ये थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री की। थर्मोडायनामिक्स, दैट इज व्हाई वार्मथ एंड दैट इज व्हाई एनर्जी, यस, इसीलिए वार्म और एनर्जेटिक वेलकम था। थर्मोडायनामिक्स अगर शब्द को आप देखें, दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक के दो शब्द थे, थर्मोस रिप्रेजेंट करता था हीट को, और डायनामिक्स रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट को। तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी जहां हो, वो सारी चीजें थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत आती है। थर्मोडायनामिक्स की यही क्लासिकल परिभाषा है। और आप देखें, जितने भी वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, उनका इंटर रिलेशनशिप, किसी भी प्रोसेस में एनर्जी का क्या लेन देन होता है, इसकी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आती है। और आपको याद होना चाहिए, इस पूरे विशाल महान ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो शक्ति के बगैर ना हो। एनर्जी तो चाहिए ही होती है। एनर्जी के एक्सचेंज के कारण ही हर प्रोसेस होती है। इस वजह से पूरे ब्रह्मांड में कहां कहीं कहीं भी कुछ भी हो रहा है, वो सब थर्मोडायनेमिक्स के पर्व्यू में आता है। तो the scope of thermodynamics is as good as the scope of entire universe. Wow. तो क्या करेंगे हम इस चैप्टर में? पहली बात, ये चैप्टर आईडीजे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली भी और मार्क्स की वेटेज के हिसाब से भी। अच्छी बात है। फिर और कुछ पढ़ना कैसे है इस चैप्टर को? चैप्टर डीपली कॉन्सेप्चुअल और डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर है। कई सारे नए शब्द सीखेंगे हम। कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिनको आप अंदाजे से, एक रफ अंदाजे से जानते हैं, जैसे हीट है, वर्क है, इंटरनल एनर्जी वगैरह है। लेकिन एक्यूरेटली जब तक आप इनकी थर्मोडायनेमिक्स में परिभाषा नहीं देखेंगे, तब तक गड्ढे में गिरने की संभावना बहुत प्रबल रहेगी। तब तक कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे से सारी डेफिनेशंस और फॉर्मूले को केयरफुली, पेनस्टेकिंगली अच्छे से याद करें। अच्छा, तो याद करना पड़ेगा, डेफिनेशंस तो याद ही करनी पड़ती है। अपनी बुद्धि से उसमें घाल-मेल ना करें, प्रॉपर जैसे बताया जा रहा है वैसे ही आपको लर्न करना है। फिर आप देखेंगे, ये जो डेफिनेशंस हैं, अक्सर इधर-उधर बुक्स में बहुत गोलमाल और डबल मीनिंग शब्दों में दी होती हैं, और एग्जाम में बच्चे इनसे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम आपको जो डेफिनेशंस बताएंगे, वो सटीक, टू द पॉइंट और नॉन कंफ्यूजिंग होंगी। हो सकता है इंट्यूटिवली आपको लगे कि हाँ हाँ ये तो आता है, अंदाजे से हम भी लिख लेंगे, पर वही अंदाजा जब आप एक आध शब्द इधर-उधर करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वहां लुढ़क जाते हैं। क्यों? +3 का -1 लेके +4 का -1 लेके चले आते हैं। क्यों? क्योंकि अंदाजे से या अप्रोक्सीमेटली याद करी थी। एक्यूरेटली परिभाषाएं याद होनी चाहिए। Turbo is a chapter of definitions, formulae, concepts and practice. It's a glorious chapter. और आइए इसकी शुरुआत करते हैं। एक खास बात और, जितनी भी केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, बहुत सारी केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। जिस तरह से केमिस्ट्री को हम आज पढ़ते हैं, लगभग पिछले 100 साल में पूरी तरह से वो पुरानी केमिस्ट्री बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जो कुछ था सब बदल गया, थर्मो नहीं बदली। 300 बरस से थर्मो चली आ रही है। और बहुत शुरुआत से साइंस की, जब से थर्मो में एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर पूरा चैप्टर बनाया गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरीज के साथ भी थर्मोडायनेमिक्स का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों जानते हैं? थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में कोई असम्पशन नहीं लेती है। थर्मोडायनेमिक्स मेक्स एब्सोल्युटली नो असम्पशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वाओ! तो वो तो बस मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज पर लगती है, बल्क पर एप्लीकेबल होती है। तो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, देयर इंटरकन्वर्जंस एंड द प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एनी चेंजेस। फाइन। It deals with the matter in bulk. Individual atom molecule 25 50 100 200 एटम्स पर, मॉलिक्यूल्स पर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर थर्मो लागू नहीं होती। वो बल्क ऑफ मैटर पर, अच्छी खासी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लाखों करोड़ों इंटू करोड़ों एटम्स का कलेक्शन मिनिमम कम से कम हो, तब हम वहां पर थर्मो लगाते हैं। इसीलिए उसको मैक्रोस्कोपिक या बल्क प्रॉपर्टी ऐसा कहा जाता है। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, एक इलेक्ट्रॉन का कोई टेम्परेचर नहीं होता, दो एटम्स का कोई प्रेशर नहीं होता। तो ये सब बल्क प्रॉपर्टीज है। खूब सारे होंगे तभी आप टेम्परेचर नापेंगे, खूब सारे होंगे तभी आप प्रेशर भी नापेंगे। राइट? चलिए, क्यों पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स? कई सारी जिज्ञासाएं हैं। कोई भी प्रोसेस क्यों होती है? कोई रिएक्शन क्यों होता है? अ, अगर कोई रिएक्शन है तो कितनी हीट निकलती है? कहीं एब्जॉर्ब तो नहीं होती? रिएक्शन पूरा होता है कि नहीं होता? तेजी, मतलब
कितना होता है, किस हद तक जाता है, किन कंडीशंस के कारण वो आगे जाता है, नहीं जाता है, ड्राइव क्या करता है किसी रिएक्शन को, कब वो स्पॉन्टेनियस होता है, कब अपने आप होता है, कब नहीं होता। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब हमें चाहिए अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैटर की और गहरा करना चाहते हैं। थर्मो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने में हमारी मदद करती है और इसलिए हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषाओं की विशाल श्रृंखला 2 लेक्चर्स तक चलेगी, 2 सेशंस हम बहुत सारी परिभाषाएं, फंडामेंटल्स को पकड़कर एक्सप्लोर करेंगे। शुरुआत करते हैं, 4 मशहूर शब्द हैं, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और यूनिवर्स। वाओ, ये क्या है? सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की बात करते हैं। चलिए, हमने कहा था हम कोई भी मतलब किसी भी प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं पूरे ब्रह्मांड की। हाँ, तो मान लीजिए हमारे पास एक चाय की केतली है और उसमें चाय रखी है। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम, अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि भाई चाय ठंडी हो रही है, कितनी ठंडी हो जाएगी, कैसे होगा, या उसको गर्म करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह, कुछ भी चाय से के हीट से लेन देन से संबंधित हम कुछ भी स्टडी करना चाहते हैं, हम कह सकते हैं कि भैया केतली के अंदर जो है वो मेरा सिस्टम है। अच्छा, तो बाउंड्री कौन सी है सिस्टम की? बाउंड्री हो सकती है, और उसके बाहर जो कुछ है, बाहर जो कुछ है हम कहेंगे वो सराउंडिंग्स है। पूरा पूरा ब्रह्मांड जो बच गया उस चाय की केतली के अलावा हम कहेंगे सब सराउंडिंग्स है। और चाय की केतली के अंदर जो था, हमने कहा था वो सिस्टम था। चाय की केतली क्या है? क्या वो बाउंड्री है? एक्चुअली मोटी ताजी केतली बाउंड्री नहीं माननी चाहिए। बाउंड्री तो एक बहुत थिन, बिल्कुल जीरो थिकनेस की एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है। आप कह सकते हैं कि वो केतली के जस्ट अंदर है या केतली के जस्ट बाहर, डिपेंडिंग अपॉन कि चाय की केतली को आप सिस्टम में रखेंगे या सराउंडिंग्स में। अगर वो बाउंड्री केतली के जस्ट अंदर है तो आप कह सकते हैं कि केतली सराउंडिंग्स का हिस्सा है। तो ओनली द मटेरियल इनसाइड द केटल इज योर सिस्टम। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो केटल है वो पूरी की पूरी, केटल सहित जो कुछ उसके अंदर है वो सब हमारा सिस्टम है। ऐसे भी सिस्टम को डिफाइन किया जा सकता है। तो हम जो चाहे वो चुन ले। सही क्या है? इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। आप जो चाहें, आपकी इच्छा है, आप जो चाहे सिस्टम चुन ले। हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे सामने जो हवा है ये मेरा सिस्टम हो गया। इस समय मेरे लंग्स के अंदर जो हवा है वो मेरा सिस्टम है। तो मैंने सांस छोड़ दी तो क्या हुआ? वो हवा के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। अरे, तो सिस्टम भाग गया। हाँ, अब वो हवा के मॉलिक्यूल पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी फैल जाएं, वो सब मेरे सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। पर वो तो सिस्टम टुकड़े टुकड़े होकर सब जगह फैल गया है। हाँ, तो आपने ऐसा वाहियात सिस्टम चुना है तो आप उसके जिम्मेदार हैं, आप उसको हैंडल करें। मैं ये भी मान सकता था कि मेरे लंग्स में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हवा होगी वो मेरा सिस्टम है। तो उस लंग्स में से हवा आ भी रही है, जा भी रही है। हाँ, तो सिस्टम बदल रहा है जो भी है, लेकिन फिर भी लंग्स के अंदर जो कुछ है वो सिस्टम है। ये भी एक सिस्टम हो सकता था। अच्छा, तो सिस्टम तो बड़े तरह के हो सकते हैं। हाँ जी, तो क्या जरूरी है कि हम एक फिक्स्ड बाउंड्री वाली चीज को ही सिस्टम चुने ना? मैंने कहा ना, मान लो हमने कहा इतना वॉल्यूम, इमेजिनरी वॉल्यूम है यहाँ पर, ये मेरा सिस्टम है। मैं बोल सकता हूँ इस तरह के काल्पनिक सिस्टम्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? इनका ट्रैक रखना कि उसमें से कौन गया, कौन आया, हीट गई, मास गया, कौन आया, इट इज नॉट इजी। अक्सर लोग पसंद करते हैं ऐसा सिस्टम चुनना जिसकी ऑलरेडी एक फिजिकल बाउंड्री हो जो हम देख सकें। बट आई रिपीट, इट इज नॉट कंपल्सरी। यू कैन चूज एनीथिंग यू वांट। बाउंड्री सिस्टम का हिस्सा नहीं होती। बाउंड्री के और बिल्कुल नेग्लेजिबल थिकनेस की आप उसे मानते हैं कि बाउंड्री बस एक इमेजिनरी सरफेस है, बस उसके अंदर सिस्टम है और उसके बाहर सराउंडिंग्स। और किसी मटेरियल से बाउंड्री बनी है तो आप ये भी तय कर सकते हैं कि वो मटेरियल सिस्टम के अंदर है या सिस्टम के बाहर। आप चुनेंगे। क्यों? कि आप आजाद हैं, आप जो चाहे वो सिस्टम चुन सकते हैं। ठीक है। The part of universe under thermodynamic observation या investigation is called system, and every other part of universe that remains after system is called surroundings. Right? ठीक है। बाउंड्री क्या है? An imaginary layer which separates systems from its surroundings is called boundary. And this imaginary layer of zero thickness, this may just stick to some real boundary. It may be a part of real boundary, it may not be, it doesn't matter. इसकी मदद से क्या करते हैं? जो बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, बाउंड्री से आ रहा है या जा रहा है, हमें ट्रैक करने में मदद मिलती है कि कौन सिस्टम में आया और कौन गया, मास आया गया या एनर्जी आई गई,
हम देख सकते हैं। अच्छी बात है। हम्म। आप देखिए, कई अलग अलग तरह की बाउंड्रीज की बात करी जाती है। जैसे ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, मतलब पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है, हम कहेंगे डब्बे के अंदर जो कुछ भी है वो मेरा सिस्टम है, तो सिस्टम फैल पिचक रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है। गैस का सिलेंडर है, हाँ जी, आपने कहा गैस के सिलेंडर के अंदर जो कुछ है वो मेरा सिस्टम है, सिलेंडर तो एकदम मजबूत है, फिक्स बाउंड्री है। हाँ जी, ये मजबूत है और इसकी फिक्स बाउंड्री है। ठीक है। फिर अगर आप देखें, बाउंड्रीज भी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। कैसी? हो सकता है वो अपने आर पार हीट को आने जाने दें, ये भी हो सकता है कि अपने आर पार वो हीट को न आने जाने दें। अगर उनके आर पार हीट आ जा सकती है तो डायथर्मिक कहलाती हैं। अगर हीट को रोक लेती हैं तो सिस्टम एडियाबैटिक कहलाता है। वो सिस्टम जो बाहर से सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी या हीट एक्सचेंज न कर सके, लोग उसको एक बड़े प्यारे से नाम से बुलाते हैं, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब न हीट का लेन न देन, फिर से आएगा ये शब्द। और अगर हीट का लेन देन हो सकता है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब वॉल्स ऑफ कंटेनर हीट कंडक्ट कर रही हैं। ठीक है। यूनिवर्स क्या है? वेल, इनफैक्ट हम कहते हैं सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दोगे तो यूनिवर्स आ जाएगा। तो सिस्टम तो जरा सा है, तो सराउंडिंग बहुत सारी है। सब कुछ जो बच के वो सराउंडिंग है, और सब कुछ जोड़ देंगे तो यूनिवर्स आ जाएगा। दिस इज द वे वी डिफाइन दिस इन थर्मोडायनेमिक्स, राइट? अच्छा, सिस्टम्स को लोग तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। कैसे? ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम्स। ओपन सिस्टम्स क्या है? सिस्टम्स जैसे चाय का खुला प्याला रखा है, आप देखिए, भाप निकल रही है। अगर हमने कहा कि चाय के प्याले में जो कुछ है वो हमारा सिस्टम है, तो इसमें से तो भाप निकल के बाहर जा रही है। हाँ, तो सिस्टम से मास निकल के बाहर जा रहा है सराउंडिंग्स में, बिल्कुल। अगर सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ मास एक्सचेंज कर सकता है, हाँ जी, तो उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। एक बात बोलो, मास या एनर्जी? एक्चुअली मास के साथ एनर्जी तो जुड़ी ही होती है हमेशा। अगर मास एक्सचेंज होगा तो एनर्जी तो एक्सचेंज होगी ही, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो अ सिस्टम which can exchange mass या matter as well as energy with surroundings is called an open system। ठीक है, लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं क्लोज्ड क्या है? चाय का ढक्कन बंद कर दिया, एयर टाइट। अब वो मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकता, लेकिन एनर्जी अभी भी एक्सचेंज कर सकता है। चाय ठंडी हो सकती है, बाहर से अगर माइक्रोवेव में रखते हैं तो गर्म भी हो सकती है। यस, तो आप क्या कहेंगे? ये क्लोज्ड सिस्टम है विच कैनॉट एक्सचेंज मास या मैटर, बट इट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? वेल इंसुलेटेड सिस्टम, थर्मस ब्लास्ट में रखा हुआ है, न वो मैटर एक्सचेंज कर सकता है, न वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। ऐसा सिस्टम कहलाता है एक आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उस यूनिवर्स की तो कोई सराउंडिंग्स है ही नहीं। यूनिवर्स तो सब कुछ मिलाकर ही है। तो जिसकी सराउंडिंग्स ही नहीं है, क्या वो सराउंडिंग से मैटर या एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है? ना। तो बस कैसा है? वो आइसोलेटेड है, ऐसा कह सकते हैं। आसान है, अच्छी बात है। चार शब्द, सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग और यूनिवर्स। उसके बाद तीन और शब्द, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। सात टर्म्स देखे हैं हमने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम की। सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन थर्मो में फिलहाल हमारा इंटरेस्ट खाली एक तरह के सिस्टम में है, हमारे जेई तक। कौन सा? हम आइडियल गैस वाले सिस्टम्स अगर देख रहे हैं। अच्छा, तो मान लीजिए अगर एक आइडियल गैस है किसी सिस्टम में, ठीक है, उस सिस्टम में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज मतलब कुछ डेंसिटी होगी, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कुछ भी हो सकता है ना? हाँ, और हम ये कहेंगे आइडियल गैस की खासियत क्या है जानते हैं? अगर आप उनका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बता दो, इनफैक्ट चार चीजें हैं, पी, वी, एन और टी। चार में से कोई भी तीन बता दो तो चौथी तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो अगर मान लीजिए चार में से कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मैंने चुन लिए, और मैंने कहा अगर गैस का एक डब्बा है जिसमें कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P1, V1, T1 है, और ऐसा ही अगर मैं एक दूसरा सिस्टम ले आऊं जिसमें वही पी, वी और टी सेम रिपीट हो जाए, दो आइडियल गैसेस है, सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर है उनका, तो हमारा कहना है
ये हूबहू एक दूसरे की रेप्लिका होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज दोनों की हूबहू एक जैसी होंगी, इनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। तो एक सेट ऑफ वेरिएबल्स, एक ऐसा सेट ऑफ वेरिएबल्स जिसको अगर हम एग्जैक्टली रिपीट कर दें, मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक ऐसा सेट ऑफ वेरिएबल्स जिसको अगर हम एग्जैक्टली रिपीट कर दें तो वही सिस्टम की प्रॉपर्टीज एज इट इज रिपीट हो जाएं, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाएगा एक स्टेट ऑफ सिस्टम। सेट ऑफ वेरिएबल्स कहलाता है स्टेट ऑफ सिस्टम। हाँ, तो क्या है, द कंडीशंस इन विच द सिस्टम इज प्रेजेंट, या अ सिस्टम विच इज डिफाइंड बाय मेजरिंग द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। अच्छा, कंफ्यूजिंग बातें हैं, दोबारा बोलता हूं, कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, आप उन्हें नापिए। हाँ, और अगर मान लो दो गैसें हैं, दोनों का प्रेशर बराबर है, तो क्या सब चीजें एक जैसी हैं? नहीं। तो हम कहेंगे एक प्रॉपर्टी मैच कर रही है और सारी चीज एक जैसी नहीं है। अगर उनका वॉल्यूम भी एक जैसा है तब सब कुछ एक जैसा है? नॉट रियली। पर अगर पीवी और टी ऐसा पाया गया है कि दो गैस के सिस्टम से अगर P1 P2 V1 V2 T1 T2 सेम हो जाए, तो जो प्रॉपर्टीज, कोई भी प्रॉपर्टी अगर इस आइडियल गैस की है तो दूसरी आइडियल गैस की भी हूबहू वही प्रॉपर्टी होगी। द मिनिमम सेट ऑफ वेरिएबल्स विच इफ रेप्लिकेटेड कैन एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस द सेम सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, स्टेट कैसे डिफाइन करी है? हमने कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी नाप ली है, हाँ जी, और द कुछ वैल्यूज जो हैं, अब ये जो इसमें जो जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हमने नाप लिया, एंड द मिनिमम सेट ऑफ सच प्रॉपर्टीज विच इफ एग्जैक्टली रिपीटेड कैन रेप्लिकेट द सेम सिस्टम, वही सिस्टम हूबहू रिपीट हो जाए अगर वो प्रॉपर्टीज हम रिपीट कर दें। अगर हम ये कर रहे हैं तो ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है स्टेट ऑफ सिस्टम, और वो वेरिएबल्स कहलाते हैं स्टेट फंक्शंस। नया डेफिनेशन, हाँ, क्या है स्टेट फंक्शंस? देखिए, the properties of system which depend only on the state of system and not on the way in which that state has been achieved are called state functions. क्या only on the state, ठीक है, not on way in which state is achieved, क्या बात है ये? मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो टेम्परेचर है, यहां पर टेम्परेचर मान लीजिए ठंड पड़ रही है आजकल, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, हाँ जी। तो अगर मैं कहता हूं टेम्परेचर 20 डिग्री है तो काफी है ये बोल देना, मुझे ये नहीं बोलना पड़ता कि भैया अभी टेम्परेचर 20 है, पर यहाँ पर जनवरी में टेम्परेचर 50 डिग्री था, या अब यहाँ जब 350-400 साल पहले राणा प्रताप यहाँ से गुजरे थे तब टेम्परेचर यहाँ पे 36 डिग्री था। इसकी कोई नीड नहीं है। अगर हमने बोला कि यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इतना डिस्क्रिप्शन काफी है, एंड दैट्स इट। टेम्परेचर के साथ हिस्ट्री नहीं बोलनी पड़ती, राइट? प्रेशर है जो है, वॉल्यूम है जो है, इनके साथ कोई इतिहास जुड़ा हुआ नहीं होता। आप कहेंगे अच्छा, तो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ होता है? कुछ है ऐसी, आगे आएंगे आप देखिएगा उनके साथ, जो पाथ पे डिपेंड करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। द वैल्यूज विच डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम, और द प्रॉपर्टीज फॉर विच द वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारी क्या है? स्टेट फंक्शंस हैं। ठीक है, अच्छी बात। पाथ फंक्शन क्या है? पाथ फंक्शंस न सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, वो ऑल्सो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो स्टेट किस रास्ते से अचीव करी गई है। तो द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द पाथ बाय विच द सिस्टम हैज बीन अचीव, और पाथ बाय विच अ स्टेट हैज बीन अचीव, दैट इज कॉल्ड अ पाथ फंक्शन। अच्छा, अब आप देखिए, अगर हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आ रहे हैं, हाँ जी, तो हम सीधे आ सकते हैं, बिल्कुल। हम घूम फिर के आ सकते हैं, बिल्कुल। यहां से आ सकते हैं, बिल्कुल। अलग अलग रास्तों से आ सकते हैं, बिल्कुल। अगर अलग अलग रास्तों से आ सकते हैं तो पाथ फंक्शन बदल जाएगा, हाँ, लेकिन स्टेट फंक्शन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस रास्ते से आ रहे हैं। अल्टीमेटली जो चेंज इन स्टेट फंक्शन है दैट विल बी सेम, बट चेंज इन पाथ फंक्शन विल नॉट बी द सेम, इट विल डिपेंड ऑन पाथ। ये हम कह रहे हैं। कोई एग्जाम्पल है? हीट या वर्क, ऐसे बहुत ही मशहूर दो एग्जाम्पल है। और सच तो ये है, बहुत सारी अब चीजें पढ़ेंगे
थर्मो में, लेकिन जितना हमारे जेई तक के लिए रेलेवेंट है उसमें आप देखेंगे दो ही पाथ फंक्शन आएंगे, हीट और वर्क। हीट के स्पेशल केसेस आ सकते हैं, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, वो सभी पाथ फंक्शन हो सकते हैं, विच इज ओके। लेकिन हीट है वो अलग अलग टाइप की, से हीट है और वर्क है, ये पाथ फंक्शन। बाकी जो कुछ आएगा, हो सकता है कुछ नए अज्ञात चीजें में आ जाए, पूरी बेशर्मी से आप उन्हें स्टेट फंक्शन घोषित कर सकते हैं। अच्छा, कोई एग्जाम्पल दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, दो सज्जन हैं, एक सीढ़ियों से ऊपर जा रही है ये मोहतरमा, और दूसरे सज्जन थोड़े आलसी हैं, वो लिफ्ट में चले गए और धड़ाक से ऊपर पहुंच गए। अब अगर बराबर हाइट तक चढ़े हैं तो ड्यू सी, और मान लीजिए दोनों का मास अगर m सेम है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh तो दोनों का सेम है। हाँ जी, पर क्या दोनों ने सेम मेहनत करी है? नहीं। दोनों ने फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर कुछ वर्क हुआ है तो वो सेम हुआ है? नॉट रियली। सीढ़ी चढ़ के जाएंगे तो आपने अलग एनर्जी खर्च करी है, आपकी खुद की एनर्जी खर्च हुई है। लिफ्ट में चढ़ गए तो लिफ्ट में एनर्जी खर्च करी है, पर आपका खुद की एनर्जी बच गई है, व्हाटएवर, है ना? तो जितने थकान आप अनुभव करेंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि किस पाथ से आप जा रहे हैं, दैट इज पाथ फंक्शन। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा। So these are some real world examples of path functions or state functions or something of that kind. फर्क क्या है अदरवाइज? आइए एक बार बढ़िया सा डिस्टिंग्विश बिटवीन है उसको देखिए। स्टेट फंक्शंस पाथ पे डिपेंड नहीं करते, और जैसा कि नाम है पाथ फंक्शंस ऑफ कोर्स पाथ पे डिपेंड करते हैं। दूसरी चीज, स्टेट फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और पाथ फंक्शन स्टेट पर तो डिपेंड करते ही हैं, इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि हाउ दैट स्टेट हैज बीन अचीव्ड, बाय व्हिच पाथ हैज दैट स्टेट बीन अचीव्ड। फिर अलग अलग रास्तों से जाएंगे, ठीक है, तो स्टेट फंक्शन में जो चेंज होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। The change in state function will be same even if different paths are used. But if you use different paths, change in path function will be obviously different. तो एग्जाम्पल है टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, बहुत सारी नए नए शब्द भी हैं। हाँ, हीट और वर्क को छोड़कर मैंने क्या कहा था, जो कुछ है सब स्टेट फंक्शन, हीट और वर्क पाथ फंक्शन, बस ऐसा ही है। क्वेश्चन, इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए, आइडेंटिफाई द पाथ फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन कौन पाथ फंक्शंस हैं? हमने क्या कहा था, हीट और वर्क है, बाकी कुछ एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हाँ ये तो पढ़ाया ही नहीं, टेंशन मतलब, ये तो पढ़ा दिया ना, बस जो पाथ फंक्शन हो देख लो, बाकी जो बचा सब स्टेट फंक्शन, राइट? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट फंक्शंस? माय गॉड, ये नहीं है और ये नहीं है और बाकी सारे हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 of them are state functions. Done? आसान है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज हम नापते हैं, एक मजेदार बात बताऊं, एक और तरह से उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज कुड बी स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये एक तरीका है। प्रॉपर्टीज कुड आल्सो बी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। व्हाट? जी हाँ, प्रॉपर्टीज कुड आल्सो बी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। कैसे? बताता हूं आपको। ऐसे है, जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये गिलास है, हाँ, पानी है बिल्कुल, है ना, और मान लीजिए ये दोनों गिलासों में बराबर बराबर पानी है, इस तरह से, है ना। कितना है? इसमें 200 ml है, इसमें 200 ml है, ठीक है। और अगर ये 200 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, गिलास छोटे छोटे, मान लो 50 ml पानी है, 50 ml पानी है, और ये पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पर, और ये पानी भी है 20 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने इनको मिक्स किया, 50 ml 50 ml, 50 ग्राम 50 ग्राम, मैं मिक्स कर देता हूं। तो 50 ml प्लस 50 ml कितना हो गया? 100 ml पानी। तो फाइनल पानी कितना है? 100 ml, ठीक है। 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम कितना हो गया? 100 ग्राम्स। 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना हो गया? अभी 40 डिग्री। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। टेम्परेचर थोड़ा जोड़ सकते हो इस तरीके से। हाँ, अगर जोड़ सकते हो तो मजा आता। 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 80 160। तो चाय बनानी है, क्या करेंगे लोग? पानी मिलाएंगे ना, पानी में पानी मिला रहे हैं, क्यों? टेम्परेचर जुड़ेगा, पानी अपने आप उबलने लगेगा। पानी में पानी मिलाओगे, पानी अपने आप बॉयल करने लगेगा। नॉनसेंस, ऐसा थोड़ी होता है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता। अरे बाबा, तो इसका मतलब है आप ये कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज अलग अलग तरह की होती हैं। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज को अगर सिस्टम्स को मिक्स करें तो कुछ प्रॉपर्टीज को सीधे जोड़ सकते हैं और कुछ को ऐसे नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल, वॉल्यूम जुड़ गया था लिक्विड का, उसका तो मास जुड़ गया था, उसके नंबर ऑफ मोल्स जुड़ जाएंगे, पर टेम्परेचर थोड़ा जुड़ेगा नहीं। आप देखेंगे ये अलग तरह की प्रॉपर्टीज हैं। जी हाँ, जो प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करे अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम पर।
जो सिर्फ मैटर पे डिपेंड करती है। तो सिस्टम मिक्स करेंगे तो मैटर सीधे जुड़ जाएगा, वो प्रॉपर्टीज सीधे के सीधे जोड़ी जा सकती है, और ऐसी प्रॉपर्टीज कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे नंबर ऑफ मोल्स है, लिक्विड का वॉल्यूम है, ये कैसी है? एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव क्या हुई? जैसे देखिए टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर सीधे जोड़ सकते हो ना? तो टेम्परेचर कैसा है यहां लिखा नहीं है, पर टेम्परेचर कैसा होगा? वो इंटेंसिव है। ये एक्सटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है। ठीक है, इंटेंसिव के बारे में और बताइए। एक्सटेंसिव तो आपने बता दिया कि भाई वो मास पे डिपेंड करती है और डायरेक्ट जुड़ जाती है। टेम्परेचर को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते। इंटेंसिव की एक बहुत बड़ी पहचान है क्या? आप जैसे मान लीजिए आपको अगर ये पानी है, हाँ, इस पानी का मास नापना है, कुछ मास नाप सकता हूं, हाँ। अगर एक बूंद पानी लूंगा, एक ड्रॉप पानी है मेरे पास, अगर एक ड्रॉप पानी लूंगा तो एक ड्रॉप पानी का मास और पूरे एक गिलास में जो पानी है, क्या उसका मास सेम है? कैसी नॉनसेंस बात है। मास कैसे सेम हो जाएगा? एक ड्रॉप पानी का कम होगा, गिलास का ज्यादा होगा। अगर सिस्टम का एक अंश ले लूं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कम होगी, पूरे सिस्टम की ज्यादा होगी, जैसे मास कम ज्यादा ऐसा था। पर एक बात बताओ, अगर एक बूंद पानी लूं, उसकी डेंसिटी है 1 ग्राम/ml, और पूरे गिलास का पानी लूं, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम/ml। डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना? हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम रहेगा ना? हाँ। बॉइलिंग पॉइंट तो सेम रहेगा ना? हाँ। तो डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब ऐसी चीजें हैं जो इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि कितना पानी है, कितना भी ले आओ वो तो उतने ही रहेंगे। हाँ जी। टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर एक बूंद पानी का अलग से टेम्परेचर नापूं वो भी वही आएगा, और पूरे पानी का कहीं भी नाप लूं समझिएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड एनीवेयर इन द सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को सिस्टम में कहीं भी नाप सकते हैं, एंड इट हैज द सेम वैल्यू थ्रू आउट, एंड इट हैज द सेम वैल्यू थ्रू आउट। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज ऑफ द सिस्टम, बट प्लीज रिमेंबर दे डू डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर सकती है, पर क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दे डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। अच्छा, तो जैसे ये डेंसिटी क्या थी? ये इंटेंसिव थी। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन भी इंटेंसिव है। ये क्या बोल दिया, ये समझ में नहीं आया। ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं, हाँ हाँ चाय पी रहे हैं, अब क्या होगा? आपके पास एक प्याला चाय है, ठीक है, आपने उसमें एक चुस्की चाय पी, ठीक है, थोड़ा सा एक घूंट चाय पी, फाइन। तो डू यू सी कि जैसे ही आपने थोड़ी सी चाय पी, कुछ मास आपने अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया, चाय में कम मास बचा। हाँ जी। अब आप बताइए, जैसे जैसे आप चाय पीते जाएंगे, क्या चाय अपने आप फीकी या मीठी होती जाएगी? क्या उसमें चीनी का कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा? नहीं, चाय तो है जैसी वैसी रहेगी। ऐसा तो नहीं कि एक घूंट पी ली तो अरे अब बची हुई चाय में चीनी कम हो गई, क्योंकि कुछ मोल्स चीनी के हमने खा लिया, अब चीनी के मोल्स तो कम हो गए, हाँ जी, तो चाय फीकी लगने लगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कंसंट्रेशन तो सेम है। तो कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सिस्टम में कहीं भी नाप सकते हैं, इट हैज द सेम वैल्यू थ्रू आउट। यस इंडीड, इट हैज द सेम वैल्यू थ्रू आउट। ऐसा होता है, अच्छी बात है। अब देखिए, दो सिस्टम्स हैं, पार्टीशन हटा दिया, क्या चेंज हो रहा है? सिस्टम्स मिक्स कर दिए, जब मिक्स कर दिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी सीधे जुड़ जाएंगी, एक्सटेंसिव नहीं जुड़ सकती, है ना? सॉरी, एक्सटेंसिव सीधे जुड़ जाएंगी, इंटेंसिव को सीधे सीधे आप नहीं जोड़ सकते। जैसे आप देखें, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें। टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर तो इंटेंसिव है, आप उसको सीधे सीधे जोड़ नहीं पाएंगे। अगर इसी की बजाय आप वॉल्यूम को देखें, V1 प्लस V2, वॉल्यूम तो जुड़ गया था, वो एक्सटेंसिव है। अगर प्रेशर को देखेंगे, प्रेशर को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं, पर उस क्राइटेरिया से देखिए, अगर एक अंश का वॉल्यूम लेंगे तो क्या सबके वॉल्यूम के बराबर है? नहीं, तो वॉल्यूम इंटेंसिव नहीं है। पर कहीं भी एक जगह प्रेशर गैस का नाप लेंगे, सब जगह प्रेशर उतना ही होगा। हाँ, तो प्रेशर कैसे है? प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है।
मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव है ऑफ कोर्स, डेंसिटी इंटेंसिव है, मास पर वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम इंटेंसिव है, और मास कैसा है, मास तो बकायदा एक्सटेंसिव ही होगा, राइट। होपफुली कुछ फील आपको आ रही होगी कि क्या इंटेंसिव होता है और क्या एक्सटेंसिव होता है। क्वेश्चन आंसर करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव? वॉल्यूम, एनर्जी, कम पार्टिकल्स हैं तो कम एनर्जी, ज्यादा है तो हर एक की एनर्जी तो जुड़ जाएगी, हाँ ठीक है। प्रेशर इंटेंसिव है, मास एक्सटेंसिव है। ए बी डी आबाद इज द आंसर। सेकंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑल द प्रॉपर्टीज बिलोंग टू द सेम कैटेगरी? या तो सारी एक्सटेंसिव या सारी इंटेंसिव। देखिए, मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, मोल्स एक्सटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव, प्रेशर इंटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव नहीं, कॉन्सेंट्रेशन इंटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव, मोल्स एक्सटेंसिव नहीं, एनर्जी एक्सटेंसिव, मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, हाँ, एडी ये सही है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? कौन बनेगा इंटेंसिव? टेम्परेचर हाँ, कॉन्सेंट्रेशन हाँ, मोल्स न, प्रेशर इंटेंसिव है, मास एक्सटेंसिव है, डेंसिटी इंटेंसिव है। 1 2 3 4, बच्चों बनो होशियार, आंसर इज 4। एक मजेदार चीज और याद दिला दूं, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, रेशियो डेंसिटी इंटेंसिव है, मास रिलेशनशिप रेशियो लेने पर कट जाती है और रेशियो इंटेंसिव हो जाता है। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव, राइट। चलो, और आइए अब बात करते हैं अगले शब्द की, और वो है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। वाओ, ये क्या है? अगर किसी भी ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल प्रॉपर्टी में अंतर ना आए वक्त के साथ, मतलब सिस्टम में प्रेशर वक्त के साथ सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, मतलब जो कुछ भी है, जो आप कोई भी प्रॉपर्टी सिस्टम में कहीं भी नाप सकते हैं, अगर वो प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो, टाइम के साथ ना बदले, तो हम कहेंगे कि द सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके कई हिस्से हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, थर्मल हो सकता है, केमिकल हो सकता है। केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन ना हो, थर्मल मतलब टेम्परेचर कहीं का ना बदले, मैकेनिकल मतलब जैसे पंखा छत से लटका है तो जहां लटका है वहीं छत पर ही रहे, तो वो क्या है, वो एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, जैसा कि मैकेनिक्स में आता है वैसा, राइट, या फिजिकल इक्विलिब्रियम जैसे कहते हैं। ये सारे हिस्सा है किसका? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का। अच्छा, जैसे दो बच्चे धक्का दे रहे हैं, आप देखिए, और वो जो बॉक्स है वो वहीं रुका हुआ है, ये एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। या अगर आप देखिए यहां पर, तो कुछ गैस डिब्बे में बंद है, कुछ गैस बाहर है, जो बाहर है वो यहाँ यहाँ सब जगह एक जैसी है, थोड़ी अंदर आती है, बाहर चली जाती है, जो भी है, पर वो हमेशा एक जैसा है। अंदर फर्क है पर जैसा है हमेशा एक जैसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम में हर जगह प्रेशर सेम होगा या टेम्परेचर सेम होगा। हो सकता है कहीं यहाँ पर कुछ और हो जाए, यहाँ कुछ और हो जाए, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पर देखेंगे तो वक्त के साथ वो चेंज नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे हाँ जी, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ऐसे थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर वक्त के साथ ना बदले, किसका? किसी भी चीज का। अब जैसे आप देखें, आपने आ, एक बड़े जार में एक दूसरा जार रख दिया, ठीक है, वक्त के साथ आपने दोनों में टेम्परेचर आपने नापना शुरू किया, सब जगह सेम था, कुछ नहीं बदल रहा, आप कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम है। एक गर्म एक ठंडा है, 80 और 20, एक के अंदर एक रख दिया, फिर से थर्मोमीटर लगा के देखिए, गर्म ठंडा हो जाएगा, ठंडा गर्म हो जाएगा, वक्त के साथ टेम्परेचर्स बदलेंगे और आप देखेंगे कि वो अब थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ, जब सेम हो जाएगा टेम्परेचर, तब आप कह सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। फाइन। केमिकल इक्विलिब्रियम, किसी स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन न बदले, हर स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन वक्त के साथ सेम रहे, तो बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम है, राइट। जैसे PCl3 है, PCl5, Cl2 सब साथ साथ हैं, इक्विलिब्रियम में है, कॉन्सेंट्रेशन सेम रह रहा है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक। नाउ, जो भी थर्मोडायनेमिक स्टेट है, ध्यान रखना होगा, थर्मोडायनेमिक जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं, ये तभी डिफाइंड होते हैं जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो। मतलब प्रेशर सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिफाइंड होता है, प्रेशर
वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी है, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का कोई अर्थ नहीं है। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपने एक गुब्बारा लिया, हाँ जी, और उसके अंदर 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। हाँ, बाहर कैसा? बाहर 1 एटमॉस्फेयर है। आपने सुई चुभोई और गुब्बारा फोड़ दिया। जिस समय गुब्बारा फूटा उस समय एकदम से गुब्बारा तो गायब हो गया, लेकिन यहां पर जो गैस है वो 10 एटमॉस्फेयर पे थी, बाहर 1 पे थी। अब ये गैस फैलेगी बाहर। जिस प्रोसेस में जब वो फैल रही है, 10 से बढ़ रही है, कम हो रही है और बाहर जा रही है, उस समय सिस्टम में प्रेशर क्या है? तो हम कहेंगे नॉट डिफाइंड है। क्यों? यहां पर कुछ अलग है, यहां कुछ अलग है, और यहां पर वक्त के साथ बदल रहा है, यहां भी वक्त के साथ बदल रहा है। ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन भी मॉलिक्यूल्स का सेम नहीं है। वक्त के साथ किसी भी एक लोकेशन पर देखोगे लगातार बदल रहा है, तो यहां पर प्रेशर इज नॉट डिफाइंड। हाँ, गैसेस जी भर के फैल लें और सब तरफ फैलने के बाद पता चले कि सब तरफ प्रेशर अब 2 एटमॉस्फेयर्स हो गया है, मान लो। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर इक्विलिब्रियम आ गया है, अब नाप लो प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर्स, राइट? इस तरह से। तो क्या इसका मतलब है किसी सिस्टम में हर जगह सब कुछ सेम रहना चाहिए? नहीं, किसी भी एक पॉइंट पर टाइम के साथ बदलाव नहीं हो। इस पॉइंट पर अलग हो सकता है प्रेशर, इस पॉइंट पर अलग हो सकता है, ये भी अलाउड है। पर जितना यहां था हर समय उतना ही रहे, जितना यहां था हर समय उतना ही रहे। वक्त के साथ अगर नहीं बदल रहा तो हम कह देंगे इक्विलिब्रियम है। दैट्स इट। गुड इनफ। चलिए, इक्विलिब्रियम की इतनी चर्चा करी है तो अब अगले शब्द पर आते हैं। बड़ा रोमांचक शब्द है, कई सारी चीजें इससे जुड़ी होंगी। आज अंत तक इसी की बात करेंगे, और वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ये क्या है? सिस्टम स्टेट 1 में है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पर अगर आप चेंज कर रहे हैं, अगर आप सिस्टम की स्टेट चेंज करके 1 से 2 पर आ रहे हैं, तो आप जो भी उसके डिफाइनिंग वेरिएबल्स थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, लगातार बदलेंगे। आप कहेंगे द प्रोसेस बाय विच अ सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन इट्स स्टेट फ्रॉम 1 to 2 या इनिशियल टू फाइनल। पहले भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम था, फाइनली भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। और जो परिवर्तन है, दैट प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम टू द अदर इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ स्टेट। द प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये जैसे कई सारी प्रोसेसेस होती हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम बोल देते हैं आइसोथर्मल। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बोल देते हैं आइसोकोरिक। प्रेशर कांस्टेंट है तो बोल देते हैं आइसोबारिक। साइक्लिक इफ फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल। सिस्टम अगर लौट कर फाइनल स्टेट पर वही इनिशियल स्टेट पर ही आ जाए फाइनली, तो हम बोलेंगे वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। ऐसे ही अगर न हीट का लेन हो न देन, तो हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस है। एक झलक दिखाई है, 5 प्रोसेसेस की हम बात तत्काल करने वाले हैं। एक क्विक ओवरव्यू दिया है, विस्तार से आइए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस जिसमें हर इंस्टेंट पर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस। द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। प्लीज नोट, हमने dt बराबर 0 कहा है, डेल्टा t बराबर 0 नहीं कहा है। तो क्या डेल्टा t 0 नहीं होगा? होगा। पर अब इफ dt इज इक्वल टू 0, देन डेल्टा t भी 0 हो जाएगा। बट इफ डेल्टा t बराबर 0, देन dt में और मे नॉट बी इक्वल टू 0, ये पक्का नहीं है। यही करते हो, जब सब समझ में आने लगता है तो कंफ्यूजिंग बात बोल देते हो। दोबारा बता देता हूं, इसको और इलेबोरेट करता हूं। बहुत सुंदर बात कही मैंने, ध्यान से सुनिएगा। देखो, और बहुत आसान सा एग्जांपल देके बताता हूं, समझ में आ जाए। एक डब्बा है, हम भी तो डब्बा है, नहीं आप डब्बा होंगे अलग बात है, मैं तो एक डब्बे की बात कर रहा हूं। एक डब्बा है, उसमें पानी है, और मान लीजिए पानी को आपने पहले गर्म किया। पहले 20 डिग्रीज पर था, आप गर्म करके 100 डिग्रीज पर ले आए, और फिर आपने ठंडा करके फिर से 20 डिग्रीज कर दिया। तो अभी क्या हुआ? डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और वो तो हो गया 0। क्यों? पहले 20 बाद में 20, 0 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा टी तो 0 है। पर आप मुझे बताइए, जिसमें आपने पानी को पहले गर्म किया फिर ठंडा किया, क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल है? नहीं। क्यों? अरे टेम्परेचर ही तो बदल रहा है लगातार, तो आइसोथर्मल कैसे हो जाएगा? हाँ, एग्जैक्टली।
हर पॉइंट पर टेम्परेचर सेम रहे तब प्रोसेस आइसोथर्मल होती है। सिस्टम जब परिवर्तन कर रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, एट एवरी पॉइंट द टेम्परेचर रिमेन्स सेम, देन द प्रोसेस आइसोथर्मल। और ये चीज डिनोट करता है dt बराबर 0। dt मतलब बहुत छोटा सूक्ष्म चेंज भी नहीं होगा, हर स्टेप पर टेम्परेचर चेंजेस 0, हर स्टेप पर टेम्परेचर चेंजेस 0, ओनली देन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। समझ गए? और अगर हर स्टेप पर टेम्परेचर चेंज 0 है तो क्या ओवरऑल टेम्परेचर चेंज 0 होगा? जरूर होगा। और अगर ओवरऑल 0 है तो कोई गारंटी नहीं है कि हर स्टेप पे है या नहीं है। ये हम कह रहे थे। समझ में आया? अच्छी बात है। आइसोथर्मल प्रोसेस करते कैसे हैं? बड़ी मजेदार चीज है। भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला रची है कि अगर आप पानी देखो, जब पानी बर्फ बन रहा हो या बर्फ पिघल रही हो, उसका टेम्परेचर फिक्स्ड 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, कैसे? ड्यूरिंग फेज चेंज, अगर आइस और लिक्विड वाटर इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर, बाहर अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो टेम्परेचर विल बी फिक्स्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? ईश्वर ने ऐसी ही दुनिया बनाई है। फेज चेंजेस आर नेसेसरली आइसोथर्मल। एक सेंटेंस लिख लो, फेज चेंजेस आर ऑलवेज आइसोथर्मल। एंड ऑफ कोर्स आइसोबारिक ऑल्सो। प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर फेज चेंज करोगे देन टेम्परेचर विल ऑलवेज बी द सेम। ये कैसे आ गया? क्या आ गया? समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो ये प्रकृति का एक नियम है, भगवान की एक लीला है। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। ये एक सच्चाई है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमें लर्न करना है, हाँ, पर हमें फील नहीं आ रही। फील दिलवाते हैं, आइए देखिए। इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए आपके पास बर्फ है, बहुत ठंडी ठंडी अंटार्कटिका वाली बर्फ है, -50 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्या किया आपने? आपने कहा गर्म करते हैं इसे, फाइन। और फिर आपने क्या किया? आपने कहा हीट सप्लाइड वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं। बनाओ बाबू, क्या होगा? बर्फ, ठंडी ठंडी -50 डिग्री की बर्फ को आपने गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया। आप हीट देते गए और टेम्परेचर टी -50 डिग्री सेल्सियस तक उससे बढ़ता गया। और बढ़ते 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 एक नौबत आई कि वो 0 डिग्री सेल्सियस तक आया। फिर क्या हुआ? आप उसे हीट देते गए, प्लीज नोट यहाँ पे हीट है, तो आप उसे हीट देते गए, देते गए, देते गए, वो बेशर्मी से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इतना नालायक, इतना बेगैरत, आप देखें वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा। क्यों नहीं बढ़ा? कहते हमारी मर्जी, हम तो नहीं बढ़ाते। हो क्या रहा है? यहां पर तो थी आइस, सो नाइस, और यहां आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में रहते हैं। आइस और लिक्विड वाटर इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, मतलब बर्फ पिघलने लगती है। अच्छा, तो जो आप हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं आप, और जो आप हीट दे रहे हैं वो बर्फ को तोड़कर लिक्विड बनाने में काम आ रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। अच्छा, और फिर उसके बाद जब पूरी की पूरी, यहां तक क्या है, इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो ओनली आइस है, और इस पॉइंट पे देखेंगे तो ओनली वाटर बचेगा। और अब जब सारी बर्फ पिघल चुकी है और आप हीट देना जारी रख रहे हैं, अब फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, पर इसमें सिर्फ वाटर है, लिक्विड वाटर है और कुछ नहीं। फिर क्या होगा? फिर एक पॉइंट के बाद आप देखेंगे हड़ताल हो जाएगी, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाएगा। कब? तब जब टेम्परेचर पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब आप हीट देंगे, फिर से आप देखेंगे हीट खाता जा रहा है बेशरम, और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्यों? बिकॉज नाउ लिक्विड बिगिंस टू चेंज इनटू वेपर, वो बॉईल करने लगता है। अच्छा, तो ये मेल्टिंग पॉइंट है, हाँ, और ये बॉइलिंग पॉइंट है, जी हाँ। तो एट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, अगर आपके पास प्योर सॉलिड्स हैं और प्योर लिक्विड्स हैं, एनी प्योर सॉलिड एंड एनी प्योर लिक्विड, इफ यू आर ब्रिंगिंग या इफ यू आर हीटिंग अ प्योर सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म कर सकते हो, उसके बाद हीट करोगे तो वो पूरा पिघल कर लिक्विड बनेगा। और जो पिघलने की प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग विल बी ऑलवेज आइसोथर्मल। ऑलवेज, ये भगवान का नियम है, प्रभु की लीला है। और ऐसे ही कोई लिक्विड है, उसे हीट करोगे वो गर्म होगा, कब तक? जब तक बॉइलिंग पॉइंट ना आ जाए। और बॉइलिंग पॉइंट के बाद जितनी हीट दोगे वो सिर्फ लिक्विड उबलकर वेपर बनेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लिक्विड की एक भी बूंद जब तक बाकी है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। हाँ, यहाँ जगह खत्म हो गई, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये ग्राफ ऊपर जाएगा। और फिर उसके बाद प्योर वेपर अगर आती है, यहाँ पे
यहां पे तो क्या है, सिर्फ लिक्विड है, और यहां पे क्या है, पूरा उड़ चुका है, सिर्फ वेपर है। वेपर को गर्म कर सकते हो आप, लेकिन लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर गर्म नहीं होगा, वेपर में बदलेगा, वेपर गर्म होगी, सुपर हीट होगी, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा हर एक के साथ होता है, हर प्योर सॉलिड और हर प्योर लिक्विड के साथ ऐसा ही होता है। वो पानी हो, वो बेंजीन हो, वो आयरन हो, सबके साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ये कहलाता है हीटिंग कर्व, ये ग्राफ कहलाता है हीटिंग कर्व। और जो उसमें वर्टिकल पोर्शन है, यहां थोड़ा सा कट गया है क्योंकि ऊपर निकल गया था, मैं यहां दोबारा बना देता हूं इसको। ऐसे देखिए, ये है वेपर, ये है लिक्विड, ये है सॉलिड, ये है मेल्टिंग पॉइंट, और ये है बॉइलिंग पॉइंट। 9th-10th में आपने वैसी चर्चा सुनी है शायद, पता नहीं, मैंने पूरी रिपीट कर दी है। नहीं सुनी है तो भी कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी, पर अगर सुनी है तो अच्छी बात है, वो रिवाइज हो गया, नहीं तो मैंने जीरो से कुछ छोड़ा नहीं है, सब दोबारा बोल दिया है। ये देखें, ये जो हीट है, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पिघल, लेटेंट मतलब छुपी हुई, वो छुपी हुई हीट, जिसमें हीट तो खाली पर टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, ये पिघलने में काम आई है। और ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तीन प्रोसेसेस, आइसोथर्मल हमने डिफाइन करी, अब एडियाबैटिक का मौसम है। ऐसी प्रोसेस जिसमें न हीट ली जाए न दी जाए, dq is equal to 0, then the process is called adiabatic process, the process in which no heat is either absorbed or released at any point of time, dq हर स्टेप पर कभी न ले न दे हीट का, then the process will be called adiabatic। हीट क्या है, हीट डिफाइन नहीं करी हमने, तो बेशर्मी से एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे डिफाइन कर रहे हो? अरे कर लो यार, हीट का एक फील तो, रफ फील तो है, फेयर फील अगली क्लास में देंगे, हीट को ढंग से डिफाइन करेंगे, और प्रोसेसेस सारी एक जगह लिख रहे हैं, इसलिए लिख लो प्रोसेस इन व्हिच द हीट इज नीदर एब्सॉर्ब्ड नॉट रिलीज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम या एट एनी स्टेज इज कॉल्ड एन एडियाबैटिक प्रोसेस। dq is equal to 0 for adiabatic process, right? कब हो सकता है? अगर बढ़िया थर्मस फ्लास्क हो जिसमें हीट एक्सचेंज नॉट अलाउड हो, तो प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाती है, राइट? ऐसे ही क्या हम आइसोबारिक प्रोसेस कर सकते हैं? जी हाँ। कौन सी? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो हर स्टेज पर। जी हाँ, डीपी बराबर 0, समझ गए आप? पी नहीं, डेल्टा पी नहीं, डीपी 0 होगा, वो आइसोबारिक है। एवरी स्टेज पर प्रेशर इज कांस्टेंट, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक। कभी आइसोबारिक प्रोसेस करी है आपने? हैं? चाय बनाई है, पानी गर्म किया है? Please note anything which is open to atmosphere. Open to atmosphere मतलब आइसोबारिक। एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो जो एटमॉस्फेयर से संपर्क में है उसका भी प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा नालायक आइसोबारिक है। अच्छा, तो हम बोल रहे हैं ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है। खुले बर्तन में चाय बना रहे हैं, वो भी आइसोबारिक प्रोसेस है। टेस्ट ट्यूब में मिला रहे हैं केमिकल्स, वो भी आइसोबारिक प्रोसेस है। ये तो सारी आइसोबारिक है। हाँ है, तो टेंशन किस बात की है? होने ठीक। चलो, सबसे सस्ती, सुंदर और टिकाऊ आइसोकोरिक प्रोसेस, ये क्या है? डीवी बराबर 0, डब्बा बंद कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, आइसोकोरिक हो गई, डंडा कटा, दैट्स इट। ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है आइसोकोरिक प्रोसेस। साइक्लिक कुछ कांस्टेंट नहीं है इसमें, बस ये है, इफ द सिस्टम रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेट फाइनली, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक। मतलब S1 is equal to S2 या S initial is equal to S final, then the process is cyclic। और अगर cyclic process है तो delta of any state function must be 0 for a cyclic process। अच्छा, तो delta P is equal to 0, delta V is 0, delta T is 0, सब कुछ सारे डेल्टा 0 होते चले जाएंगे। और प्लीज नोट, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे हो, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, नेट चेंज 0 है। ठीक है, एक शब्द है, आना चाहिए। क्वेश्चन करिए। A system and systems and surroundings are always separated by real or imaginary boundary। ठीक है। Perfectly isolated system can never be created।
एनर्जी थोड़ी बहुत तो एक्सचेंज हो ही जाती है, कौन रोकेगा? क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, भगवान ने यूनिवर्स बनाया हुआ है, वो परफेक्टली आइसोलेटेड है, पर वो तो हमने नहीं क्रिएट किया, वो तो ईश्वर ने किया हुआ है। सच है ये। इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट। सच है, तभी तो एडियाबैटिक है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन नॉनसेंस। ए बी सी सही है। एक क्वेश्चन और, ठीक है। 5 moles of an ideal gas is put through a series of changes shown graphically in a cyclic process. अच्छा, choose the correct options. ठीक है, तो मतलब ए से शुरू किया, कहीं ए से बी, बी से सी, सी से ए, कुछ भी किया, वापस लौट के वहीं ए पर आ गए, समथिंग ऑफ दैट काइंड कुछ किया होगा। ठीक है, बोला है ए टू बी, ए से बी क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम की वैल्यू चेंज नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या वो आइसोकोरिक है? हाँ है। बी से सी, बी से सी स्ट्रेट लाइन है। नाउ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बोला है, तो V इज इक्वल टू KT, ये बोला है। अगर आपको याद हो, ये वो गे लुसैक्स लॉ वगैरह कुछ ऐसी चर्चा चल रही है, हाँ कुछ वैसे ही चल रही है। नाउ वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर प्रोपोर्शनल है ना, PV इज इक्वल टू NRT। अगर P और N कांस्टेंट हो जाए तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर कांस्टेंट है। जी, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक है, बिल्कुल। C टू A, वाओ, टेम्परेचर कांस्टेंट है बाबू, आइसोथर्मल है, हाँ। और बी टू सी आइसोथर्मल है, नॉनसेंस। इनफैक्ट ओवरऑल प्रोसेस साइक्लिक है। ABC सत्य है। सुंदर सरल क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। एक और, बिल्कुल। अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी, वाओ, सी डी इज शोन। पीवी डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। देन क्या क्या सही है इसके लिए, आइए देखते हैं। ए टू बी इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, ये तो अब समझ गए हम। ए टू बी आइसो, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक है, सही है। सी टू डी इज आइसोबारिक प्रोसेस, अबे वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोबारिक कैसे हो जाएगी? नॉनसेंस। हाँ, फिर ए टू बी इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये कैसे पता लगाएंगे? नो, पीवी कर्व, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल का क्या होगा? पीवी कांस्टेंट था तो ऐसा ग्राफ आता था, और टैंक करके तो ग्राफ आ रहा है, पर पता नहीं क्या है, ये कांस्टेंट है नहीं, ये कैसे देखेंगे? चेक करते हैं कैसे। अगर आइसोथर्मल होती तो P1 V1 बराबर P2 V2 आता। आ रहा है क्या? और देखें, ये क्या है और ये क्या है, चेक करो। V बराबर है 2 लीटर्स, और प्रेशर है कितना? सॉरी, पॉइंट बी देख रहा हूं मैं, पॉइंट बी पर प्रेशर है 2 एटमॉस्फियर्स, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है? कुछ बताया नहीं है। और प्रेशर कितना है? ये भी कुछ बताया नहीं है। तो आपने प्रेशर तो सॉरी प्रेशर बता दिए, क्योंकि वॉल्यूम कुछ नहीं बताया है, तो हम ये नहीं देख सकते कि क्या कांस्टेंट है, नहीं है। कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं नहीं, तो ऐसे ग्राफ बना दिया। हाँ, इसी की बजाय अगर ऐसे बना देते या ऐसे बना देते, तो ग्राफ तो एक टाइम करके ही होता, पर एग्जैक्टली वो आइसोथर्मल है या नहीं, इसकी तो कोई गारंटी ना होती ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो आइसोथर्मल है? नहीं, हम नहीं कह सकते। आइसोकोरिक है सी टू डी, सी से डी आइसोकोरिक है, हाँ आइसोकोरिक है, बिल्कुल, ये तो सच है। तो ए डी आइसोकोरिक देख सकते हैं, आइसोथर्मल गिवन डेटा से देखना संभव नहीं है, इसमें ध्यान रखें। बहुत सारी बातें हो गई आज, अगली बार रिवर्सिबल प्रोसेस से कहानी शुरू होगी। आज की मुलाकात बस यहीं रोकते हैं। अगली बार बहुत सारी डेफिनेशंस जैसे हमने आज करी थी, आज बेसिक डेफिनेशंस थी, कल थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस आएंगी। चलिए उनको देखते हैं, उनके साथ मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।